नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अंतिम दौर की तरफ जा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया है। वार प्रतिवार का ये दौर दोनों देशों के बीच चल रहा है, तो राजधानी कीव पर रूसी हमले के क्या मायने हैं? इसका युद्ध पर, इलाके पर, दुनिया पर क्या असर होने वाला है? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे खास विशेषज्ञ मेहमान भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस रिपोर्ट से। हर तरफ तबाही का मंजर। राजधानी कीव में सड़कों पर लाशें बिखरी हैं, तो कहीं घायल मदद की बाट जो रहा है। कीव का सबसे खूबसूरत पुल मिसाइल हमले के जरिए क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, तो माइकोलिव, जापोरिजिया जैसे शहरों को मिसाइल हमले से बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। यानी इस हमले में क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले से तिलमिलाए रूस के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार सुबह से रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक के बाद एक 75 मिसाइलों से हमले किए गए, जिसमें नाइपर नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया पार्कोवी ब्रिज भी तहस नहस हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले में लवीव, पोल्टावा, खार्किव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गईं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के 75 मिसाइल हमलों में से 41 हमलों को नष्ट करने का दावा किया। उधर क्रेमलिन ने विशेष सैन्य अभियान के तहत अभी और हमले जारी रखने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन की ऊर्जा, सैन्य और संचार केंद्रों पर हमला करने की पुष्टि की। अगर यूक्रेन रूसी क्षेत्र में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देना जारी रखता है तो रूस करारा जवाब देने से नहीं चूकेगा। रूस के खिलाफ हमले की प्रतिक्रिया भी कठोर होगी। कीव पर हमले के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग बदहवाशी में शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। कीव मेट्रो स्टेशन पर अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ गई, क्योंकि मिसाइलों और गोलीबारी के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बंकरों का काम करते हैं। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी रूस ने जापोरिजिया शहर को निशाना बनाते हुए कई घंटों तक बमबारी की थी। तस्वीरों में हमले के बाद भी वहां की भयानक तबाही देखी जा सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस का ये हमला यूक्रेन को पृथ्वी के नक्शे से मिटाने की कोशिश है। पूरे यूक्रेन में हुए विस्फोटों में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। रूस हमें नष्ट करने और पृथ्वी के नक्शे से मिटा देने की कोशिश कर रहा है। वो दहशत और अराजकता फैलाना चाहता है। वे हमारी ऊर्जा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहता है। वो निराश है। रूस का दूसरा निशाना आम लोग हैं। वो चुन चुन कर ऐसी जगहों पर निशाना बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। वास्तव में यूरोपीय संघ नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर इन जघन्य हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये हमले बर्बर और कायरतापूर्ण हमले हैं और यह दिखाते हैं कि रूस सिर्फ नागरिकों को निशाना बनाने और अंधाधुंध बमबारी की रणनीति पर काम कर रहा है। यह कुछ ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है और नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाना एक युद्ध अपराध है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइल दागे जाने की खबरें हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल यूक्रेन की राजधानी पर कई महीनों बाद मिसाइल से ये हमले हुए हैं। तस्वीरों और वीडियो में कीव की कई इमारतों से या तो धुएं का गुबार देखा जा सकता है या फिर लोगों की चीखें। तो तबाही की ये तस्वीरें रूस और यूक्रेन युद्ध के आज के दौर की है, जिसमें कि रूस ने ये मिसाइल का प्रहार 75 मिसाइलों का प्रहार किया है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में साथ देने के लिए अशोक सज्जनहार, जो पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में डॉक्टर अंशु जोशी, जो प्रोफेसर हैं JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं अशोक सर से। जिस तरह से
हम ये कह रहे हैं कि क्या ये कहना ठीक है कि अब राजधानी कीव पर जिस तरह से पुतिन का ये महाप्रहार हुआ है, तो क्या ये कहा जाएगा कि अब शायद इतने लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद अब ये युद्ध अपने उस दौर की तरफ जा रहा है जिसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, या तो आपस में समझौता होकर शांति होगी या फिर कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष पर निर्णायक रूप से हावी होगा? क्या ऐसा लगता है अशोक सर? देखिए लालचंद जी, हम उम्मीद तो यही करेंगे जो ये युद्ध समाप्त हो जाए। और जैसे भारत हमेशा से कहता रहा है, प्रधानमंत्री ने जब समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से बात की तो उन्होंने कहा बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। और जब उनकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात हुई तब भी उन्होंने कहा जो बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से कोई जो भी हल निकलता है वो ठीक नहीं होता। तो अगर हम ये समझते हैं जो ये जो प्रहार हुआ है एक कीव के जो कर्च ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर जो वहां पर तबाही हुई है, जो उसको नाश किया गया, और उसके जवाब में यहां पर जो कीव और करीब 10-12 और शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर जो इतना हमला किया गया है उसकी वजह से कोई अगर इसका निष्कर्ष निकलता है, कोई हल निकलता है, तो मेरे विचार से वो ठीक हल नहीं होगा। मैं अभी तो ये समझता हूं लालचंद जी, जो ये एक एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज कह दिया है, वहां के जो यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया है जो हम हथियार डालने वाले नहीं हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और एक मैं इसमें आखिरी बात ये कहूंगा लालचंद जी, जो देखिए पिछले कुछ सप्ताह में यूक्रेन को बहुत सफलताएं मिली हैं। खार्किव क्षेत्र में और फिर दक्षिण क्षेत्र में खिरसोन के आसपास, और अभी जो ये कर्च ब्रिज के ऊपर उन्होंने जो इतना हमला किया है, वो तो जैसे राष्ट्रपति पुतिन और रूस के बिल्कुल नाक के नीचे जाकर उन्होंने ये हमला किया है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था रूस का और राष्ट्रपति पुतिन का पर्सनली, तो उसने ऐसा कर पाना तो बहुत यूक्रेन को सफलता मिली है। तो इसीलिए अभी मेरे विचार से वो रुकने वाला नहीं है जो ये हमले हुए हैं कीव पर और लवीव वगैरह और शहरों पर। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब यूक्रेन भी अपने समय में जरूर देगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिलहाल तो कम से कम ये लग रहा है कि यूक्रेन अपना हथियार नहीं डालेगा, और इसलिए भी नहीं डालेगा क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समर्थन तो मिल रहा है। डॉक्टर अंशु जोशी, जिस तरह से कि जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद, अब ये इतने दिनों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया कहीं ना कहीं एक बड़े परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ये चाहे हकीकत हो या नहीं हो, या यहां तक हो सकता है बात ना पहुंचे, लेकिन जो बाइडन का ये बयान क्या इशारा कर रहा है? डॉक्टर अंशु जोशी। देखिए लालचंद्र जी, जब हम 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान किस तरह से 1962 में क्यूबा में पहले तो यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स तैनात करके अमेरिका को धमकाया। न्यूक्लियर मिसाइल्स थी तो एक परमाणु युद्ध का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा गया। लेकिन सभी जानते थे कि हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल के बाद क्या हश्र हुआ था। फिर जवाबी कार्यवाही में अमेरिका ने भी उसी तरह से अपनी मिसाइल्स तैनात की, और 13 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद चूंकि दोनों ही खेमों के देश समझदार थे, जानते थे कि इस समय हम में से कोई भी जो न्यूक्लियर वॉर है उसका खतरा मोल नहीं ले सकता, उस तरह की स्थिति में ही नहीं है विश्व, तो पीछे हट गए दोनों ही देश। अब जब आप आज की स्थिति में बाइडन के स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें इसे पुतिन के स्टेटमेंट से जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, चाहे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया के कब्जे के बाद आईएईए के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स हों, या हम बाकी दूसरे देशों की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट्स को देखें, या अमेरिका जिस तरह की बातें कर रहा है हम उसे देखें, तो बार बार परमाणु खतरे की बात की जा रही है। लेकिन लालचंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की दुनिया हम आज रहते हैं उसमें स्ट्रेटेजिक परमाणु शस्त्रों का उपयोग कोई भी देश करना पसंद करेगा, क्योंकि ये चीज रशिया अमेरिका दोनों ही जानते हैं कि यदि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो फिर जो ये रेडिएशंस हैं या जो ये न्यूक्लियर हमले हैं ये फिर राजनीतिक सीमाएं तो नहीं देखने वाले। बिल्कुल, ये पूरे घटनाक्रम को यदि आप देखें ध्यान से तो हाल फिलहाल जो हम कीव में होता हुआ देख रहे हैं वो एक जवाबी कार्रवाई है। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा हूं। इस तरह से क्रीमिया का पुल ध्वस्त कर दिया गया यूरोपियन ट्रूप्स के द्वारा, जैसे कि अशोक सर ने भी कहा कि यूक्रेन अभी बहुत
एक अपने आत्मविश्वास के साथ में बार बार टेक्टिकल जो विक्ट्रीज हैं वो दर्ज करा रहा है इस युद्ध में। तो पुतिन सामने आकर के टीवी इंटरव्यू में बोले हैं कल, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वीडियो संदेश दिया, जवाबी कार्रवाई, जी बिल्कुल वीडियो संदेश दिया था, मैं उसी पर आ रहा था अशोक सज्जनहार सर के पास। सर, इसको ये जो मिसाइल से हमला है, कीव समेत कई शहरों पर 75 मिसाइल हमला किया गया, क्या इसको सिर्फ ये माना जाए कि जो क्रीमिया में पुल को उड़ा दिया था, जो आरोप लगाया था रूस के राष्ट्रपति ने कि ये यूक्रेन की सेना के काम है, तो क्या उसका ये जवाबी हमला तक ही सीमित है, या इसके पीछे आपको लगता है कि रूस की सेना की, रूस के राष्ट्रपति की, उसके आगे की भी कोई सोच है इतने बड़े हमले के पीछे? अशोक सर, देखिए, 2-3 चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी। एक तो यह है, उन्होंने कहा है, जो पहले भी कहा गया था, वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति रूस के रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा था अगर यूक्रेन क्राइमिया की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर कहर हम ढा देंगे, उसके ऊपर बहुत ही उसका जो जवाबी कार्रवाई होगी वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी सहन करने के लिए। तो एक तो ये धमकी दे दी गई थी, तो इसीलिए ये करना। दूसरा है, वहां पर अभी हमने देखा है जो यूक्रेन में जो युद्ध को चला रहे थे रूस की तरफ से, वो उन जनरल की तबादली हो गई है। वहां पर एक नए जनरल लेकर आए हैं, नए एयरफोर्स ऑफिसर लेकर आए हैं, जिनका पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए लालचंद जी, तो उन्होंने कहा जाता है सीरिया में जिसको कारपेट बॉम्बिंग की है, जो भी उनके सामने बिल्डिंग्स आई हैं उनको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। चचनिया में भी उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये समझा जा रहा है जो अब उनके हाथ कमान आ गई है, तो वहां पर जो कुछ उन्होंने कार्रवाई की है उस पर वो वैसे करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा लालचंद जी, जो वहां पर अब रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन की ये जो स्ट्रैटेजी है, जो यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, अब वहां पर लोगों को मालूम चल रहा है जो इतना ज्यादा उनके लिए सक्सेसेस नहीं है। अब यूक्रेन ने भी करीब, जैसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, करीब 2000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स की टेरिटरी उन्होंने वापस ले ली है। तो ये जो, और ये फिर जो क्राइमिया में जो इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उस पुल को उड़ा दिया है, तो राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध भी वहां पर आवाजें उठने लगी। बिल्कुल, और ये मैं कहूंगा बहुत चीजों को देखते हुए, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए, जो हम वहां पर ये जंग जो है वो हार नहीं रहे हैं, हम वहां पर अच्छा कर रहे हैं, और वो यूक्रेन के विरुद्ध हमें बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए भी किया गया है और इसका बदला लेना है, वो तो यकीनन उन्होंने, राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं कहा। बिल्कुल, कई उद्देश्य साथ में हैं, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इस हमले के बाद, इतने बड़े हमले के बाद, जो दुनिया के बाकी ताकत हैं, बाकी देश हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने आप को यूक्रेन से अटैच किया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उस पर हम आए, उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चर्चा को जारी रखेंगे। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास चर्चा का प्रोग्राम, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पुतिन के महाप्रहार पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी, और अन्य शहरों पर मिसाइल से महाप्रहार किया गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अशोक सज्जनहार जो पूर्व राजनयिक हैं वो हैं, और साथ में डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर JNU की स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की। प्रोफेसर जोशी, जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे देशों ने किसी न किसी रूप में यूक्रेन के साथ अपने आप को एसोसिएट किया है। किसी ने आर्थिक मदद दी है, किसी ने हथियारों की मदद दी है, कोई संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आया है। तो इस महाप्रहार के बाद आपको लगता है कि कुछ देश कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो अभी तक का उनका रवैया रहा है उससे अलग? देखिए लालचंद्र जी, जब हम 7 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध की ओर देखते हैं तो शुरुआत से ही हम देखते हैं कि तमाम देशों ने लामबंद, विशेषकर नाटो सदस्यों ने लामबंद होकर के यूक्रेन का साथ दिया, अलग अलग तरीके से। किसी ने आर्थिक सहायता पहुंचाई, किसी ने हथियारों की सहायता का आश्वासन दिया, उसे पूरा भी किया। अमेरिका बराबर यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ हमें नजर आता है। कई सैंक्शंस न सिर्फ देशों के द्वारा बल्कि यूरोपियन यूनियन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों के द्वारा भी रशिया के ऊपर लगाए गए। लेकिन इन सब का परिणाम क्या निकला, पहले तो हम इस चीज का हमें आकलन करना चाहिए, और आज हम किस स्थिति में खड़े हैं हमें यह भी समझना चाहिए। क्योंकि कीव पर आक्रमण किया है रशिया ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी का जो यूक्रेन है वो सही सलामत बचा हुआ है। क्योंकि लालचंद्र जी, जिस यूक्रेन को आज मैं देख रही हूँ वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो ये कीव पर जो रशिया का हमला है, ये कोई पहला यूक्रेन के शहर पे या यूक्रेन की आबादी पर रशिया का हमला नहीं है, एक तो हम ये जान लें। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को एक नए अध्याय के रूप में जब देखने की कोशिश करते हैं, और जो आपने प्रश्न किया उससे मैं जोड़ूंगी, तो हमें उसका उत्तर मिलेगा कि जब हम पिछले कुछ दिनों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से पहले रशिया ने यूक्रेन के 4 महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया, और न सिर्फ कब्जा किया, वहां पर जनमत संग्रह करा के उन इलाकों का अपने में विलय कर लिया। अब इस रेफरेंडम को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के मंच तक पर ले जाया गया और इसके खिलाफ वहां पर वोटिंग कराई गई। 15 में से 10 सदस्यों ने इसका अनुमोदन किया कि न सिर्फ इस पूरे जनमत संग्रह को खारिज किया जाए, ऐसे हम मान्य नहीं करेंगे, बल्कि यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस से रशिया को निकाल बाहर करने तक के प्रयास किए गए। लेकिन परिणाम क्या निकला लालचंद्र जी? रशिया ने न सिर्फ वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाई, भारत जैसे देश ने भी यहाँ एब्सटेन किया, और कई देश जो है वो आज एक न्यूट्रल बैलेंस्ड स्टैंड लेकर के खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया के खिलाफ, वो उसका पहले से सामना कर रहा है, जवाबी कार्रवाई, पर आप सीधा युद्ध रशिया के साथ जाकर के नहीं लड़ सकते, कोई भी देश जाकर नहीं लड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे सच्चाई है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक सज्जनहार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर अंशु जोशी कह रही हैं कि देखिए दुनिया की करने की भी, या आगे इस मामले में कुछ करने की भी एक सीमा है, तो आपको क्या लगता है उस बात को भी जोड़ते हुए कि जिस तरह से 4 प्रदेश को, जो यूक्रेन के 4 प्रदेश थे, उसको जनमत संग्रह करा करके और उसके बाद रूस ने उसको अपने साथ शामिल कर लिया, तो अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया और किस तरह से इस पर रिएक्ट कर सकती है? अशोक सर, देखिए, रूस ने कह दिया हो जो हमने इसको अपने साथ विलय कर लिया है। ये जो 4 प्रदेश हैं, लुहांस, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खिर्सोन, ये अब हमारे हिस्से हो गए हैं, अब ये रूस का हिस्सा हो गया है। इसके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो इसको ये माना जाएगा जो उसने रूस के ऊपर हमला किया है, और हम जो भी हम कदम उठाना होगा अपनी सुरक्षा के लिए वो हम उठाएंगे। देखिए, रूस ये कहता रहे, परंतु जैसा अभी डॉक्टर अंशु जोशी ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, देखिए अब वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 मेंबर ने वोट किया है जो कि इसके विरुद्ध उन्होंने बताया है इसको विलय करने के, और 5 मेंबर्स हैं, उसमें से केवल 1 मेंबर है जिसने कि इसके साथ किया है जो ये रेफरेंडम ठीक है, और 4 ने एब्सटेन किया है। अब कल या परसों वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इसके ऊपर वोट होगा, इसको देखा जाएगा। परंतु ये है दबाव बनाने का। परंतु मैं ये कहूं, जो ये कोई दुनिया में और देश मानने वाले नहीं हैं, जो ये चारों जो प्रांत हैं ये रूस का हिस्सा बन गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए 2008 में रूस ने
जो जॉर्जिया के दो क्षेत्र थे, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, उनको भी उन्होंने कह दिया जो ये हम इनको इंडिपेंडेंट, हम इनको बिल्कुल ही आजाद करार देते हैं, आजाद इनको घोषित करते हैं। जी। दुनिया के किसी देश ने, दो चार देश हों जैसे ये सीरिया हुआ या क्यूबा हुआ या निकारागुआ हुआ या बेलारूस हुआ, जो कि रूस के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं, उन्होंने किया हो, जो उसके रूस के बड़े अभिन्न मित्र हैं लालचंद जी, चाहे आप मध्य एशिया में देख लीजिएगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किसी भी देश ने ये मानने से इनकार कर दिया है जो वो इंडिपेंडेंट देश है। और अभी जो ये चार देशों का विलय है, ये सभी ये देश बोल रहे हैं हम ना तो इनकी स्वतंत्रता को मंजूर करेंगे, ना ही इनका विलय होना रूस के साथ, ये इसको हम मंजूर। बिल्कुल। प्रोफेसर जोशी, चलते चलते एक सवाल ये कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राष्ट्रपतियों से बात करते रहे हैं, लगातार वो कहते हैं युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, दुनिया के अन्य देशों के नेता भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ इसका कोई रास्ता निकल सकता है? किस तरफ आपको लगता है कि ये युद्ध जाता हुआ दिख रहा है? लालचंद्र जी, हमारे साथ पैनल में एक बहुत प्रतिष्ठित पूर्व राजदूत बैठे हुए हैं। वे जानते हैं कि समस्त समस्याओं का समाधान जो है वो डिप्लोमेटिक टेबल पर ही आकर निकलता है। और मैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके कथनों से पूर्णतः सहमत हूं कि आज का जो विश्व है विकास चाहता है, शांति चाहता है, युद्ध से किसी चीज का समाधान नहीं निकल सकता। और ये चीज जब तक यूक्रेन और रशिया के प्रधान नहीं समझेंगे, जब तक पुतिन और जेलेंस्की स्वयं से इस बात को नहीं समझेंगे, मैं 7 महीनों से देख रही हूं, मुझे ये युद्ध थमता हुआ नहीं नजर आ रहा। मैं मानती हूं कि अभी आगे कई महीनों तक ये युद्ध और चलने के आसार हैं, लेकिन मैं चाहती ये हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा उसे ये दोनों ही नेता समझें और इसका समाधान बातचीत के द्वारा होकर बातचीत के टेबल पर ही समाधान निकले, ऐसा हम सभी चाहते हैं, क्योंकि तबाही जो है, युद्ध की तबाही क्या तस्वीर लाती है, उन तस्वीरों को हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसी कामना के साथ जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो। आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर अंशु जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और अशोक सजनहार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें चीज़ों को समझाने के लिए, हमें और हमारे दर्शकों को। तो इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।